हाय साथियों, मैं मनीष कुमार आज आप लोगों के लिए 1857 की क्रांति घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति ये यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 1857 की क्रांति में घटना चक्र का है ये मॉडर्न हिस्ट्री। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दम अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। आगे ध्यान दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का क्या संदेह? मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ? बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुआ था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। आगे देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया था। कब? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे सिपाही था केमी नेटिव इन्फेंट्री का, तो कौन हो जाएगा? ये 34वें, इसमें ऑप्शन गलत है। ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। मंगल पांडे क्या हो जाएगा? 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? किसे दिया? तो ये बख्त खां था। बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान का पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। आगे देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आगे ध्यान दीजिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? किसने कहा था ये? W.H. रसेल ने कहा। डिस्कशन देखें, 1857 में लंदन से प्रकाशित द टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ के तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के
सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 18 जून 1858 को शहीद हो गए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। डी नंबर हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। आगे ध्यान दीजिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य इसे भड़काया। आगे ध्यान दीजिए, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। आगे ध्यान दीजिए, 14 नंबर, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे किया? दिल्ली को। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? तो वाराणसी इसका जन्म स्थान था। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। कहाँ है गोलघर? वाराणसी में। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? बरेली से कौन था? खान बहादुर खां। बरेली से कौन हो जाएगा? खान बहादुर खान हो जाएगा। तो आगे ध्यान दीजिएगा, कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएगा? तो आरा से हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएगा? जगदीशपुर। जगदीशपुर से हो जाएंगे। और इसमें देखिएगा, बहादुर शाह जफर और बख्त का बोलेगा तो दिल्ली से। नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से। बेगम हजरत महल कहाँ हो जाएगा? लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। लियाकत अली कहाँ से हो जाएगा? इलाहाबाद से। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। खान बहादुर खां कहाँ से हो जाएगा? बरेली से। खान बहादुर खां बोलेगा तो बरेली। मौलवी अहमद उल्ला कहाँ से? फैजाबाद। मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद से। अजीमुल्ला कहाँ से? फतेहपुर से। देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खां ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुजोग राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खां। कौन हो जाएगा? खान बहादुर खान। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता खान बहादुर खान था। डिस्कशन देखिए, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर खान ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई
और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और सुजोग राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में हो जाएगा। डिस्कशन, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। 19 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुआ था। 20 रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसका? हीरोज से सामना करना पड़ा। अंग्रेज का नेतृत्व हीरोज कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। 1853 होना चाहिए झांसी, 1854 नागपुर था, जबकि 1856 अवध था। और 1848 में क्या था? सतारा। 1849 में जैतपुर और संबलपुर। 1850 बघाट। 1852 क्या हो जाएगा? उदयपुर। 1853 झांसी, 1854 नागपुर, 1856 अवध को हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने कंपनी में मिलाया था। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यह क्या सोई हुई औरत अकेली मर्द है। आगे देखें 21। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? किसके? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध के नाम से जाना जाता था। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 22 हुआ महिला जिन्होंने अवध में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ही था। कौन था? बेगम हजरत महल। आगे ध्यान दीजिए 23। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? कौन हो जाएगा? बेगम हजरत महल। 24 निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्रह का नेतृत्व किया था? इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। नाना साहेब कहाँ से था? तात्या टोपे कानपुर से। बहादुर शाह जफर और बख्त खां कहाँ से हो जाएगा? दिल्ली से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से हो जाएगा? झांसी से। लियाकत अली इलाहाबाद से। बेगम हजरत महल उत्तर लखनऊ से। कुंवर से कहाँ से? जगदीशपुर से। खान बहादुर खां बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। अजीमुल्ला फतेहपुर से। आगे ध्यान दीजिएगा 25। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? कहाँ से थी? तो अवध से। कहाँ से था? अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में शामिल थे। 26 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कौन हो जाएगा? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन हो जाएगा? तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब का पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। आगे 27 देखिए। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसका? नाना साहब का। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब का। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 28 देखिए। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन था? तो तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे जो 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था, वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में एओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे।
दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ियों को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगलों यानी फॉरेस्ट ऑफ पारों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। आगे ध्यान दीजिएगा 29 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका हो जाएगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर से थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठट्टी कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। कहाँ से? बिहार से। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित है से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। आगे देखिए 31 ईस्वी 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। 33 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। 34 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। 1857 का विद्रोह नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। ध्यान दीजिए 38 जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। आगे ध्यान दीजिए 41 निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? कौन हो जाएगा? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा 42 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर में था। देखिए बिहार में 1857 का विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और क्रांतिकारी शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद
उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। 43 देखिए 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो औबा के ठाकुर कुशल सिंह। औबा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। 44 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था? कौन हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। अच्छा, कौन नहीं था बोल रहा है। देखिए फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था, जबकि अजमेर, नीमच, औवा ये सभी था। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। 45 निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? कौन संघर्ष किया? तो शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया। 46 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे देखें, इसका डिस्कशन। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टन के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह आदम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 47 देखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? कौन हो जाएगा? फाजिल मोहम्मद खान। प्रश्नगत विकल्पों में से फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया तथा बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए प्राणोत्सर्ग किया। 48 देखिएगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कौन देखा था? गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? गालिब। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपने आंखों से देखा। कौन? मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा। 49 सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था? मूल निवास कहाँ था? तो आगरा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1979 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। देखिए, मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को कहाँ हुआ? आगरा में, जबकि मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में ही हुआ। 50 देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? कौन नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, जबकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर ये सभी भाग लिए थे। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया। 51 देखिए, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? देखिए ऑप्शन, बेगम हजरत महल, ये है कुंवर सिंह, है उधम सिंह, नहीं होगा, मौलवी अहमदुल्ला होगा, उधम सिंह नहीं है। आगे ध्यान दीजिए। 52 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को की सर्वाधिक सहायता किया था? कौन किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया। आगे ध्यान दीजिएगा। 1800 इसका डिस्कशन देखें। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियरों के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। कौन कहा था? कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। आगे ध्यान दीजिए। 53 भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने
क्या किया? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। 1857 के विद्रोह से क्या किया? तटस्थता बनाई रखी। डिस्कशन इसका देखिएगा। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस समर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश के पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुए, बल्कि उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए हैं। आगे ध्यान दीजिए। (54) निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहार मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। इसमें आपको छांटना है कौन भाग नहीं लिया था। तो इसमें हो जाएगा साहूकार और जमींदार, ये भाग नहीं लिया था, जबकि खेतिहार मजदूर और कृषक ये दोनों भाग लिए थे। डिस्कशन देखिए। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थक प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। देखिए, ग्वालियरों के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने क्या किया? विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनके जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमले का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। आगे ध्यान दीजिए। 55 इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? हैदराबाद का निजाम ने बगावत नहीं किया। ऊपरी विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगरो द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी द्वारा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। 56 निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन देखिए। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। कौन प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः कौन? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल किए। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? अप्रभावित रहा। देखिएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा केवल और केवल 4 नंबर मुजफ्फरपुर, ये 5 हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर क्या हो जाएगा? अप्रभावित था, यानी दानापुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, मुजफ्फरपुर और आरा ये सभी प्रभावित था, लेकिन मुंगेर प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह से। फिर देखें 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह
से क्या रहा, अप्रवाहित रहा। आगे ध्यान दीजिए 58, सुमेलित कीजिए। बख्त खां, बख्त खां कहाँ से हो जाएंगे, दिल्ली से। बख्त खां कहाँ से हो जाएंगे, दिल्ली से हो जाएगा। बहादुर शाह जफर और बख्त खां दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्लाह अवध इलाहाबाद से। मौलवी अहमद उल्लाह कहाँ से हो जाएंगे, इलाहाबाद से हो जाएंगे, अवध से हो जाएगा। मौलवी अहमद उल्लाह ये कहाँ से हो जाएगा, अवध से। कुंवर सिंह बोलेगा तो आरा से। नाना साहेब तात्या टोपे कानपुर से। चलिए ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए 59, इसको भी सुमिलित कीजिए। झांसी से जान रहे हैं कौन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन हो जाएगा, नाना साहेब और तात्या टोपे। यहाँ ऑप्शन दिया है ए के 4, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बी हो जाएगा लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल। सी हो जाएगा कानपुर, अजीमुल्ला खां। कानपुर से कौन हो जाएगा, अजीमुल्ला खां। फतेहपुर है, फतेहपुर से भी अजीमुल्ला खां हो जाएगा। कानपुर एवं फतेहपुर से अजीमुल्ला खां। तथा फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह। फैजाबाद से कौन हो जाएगा, मौलवी अहमद उल्लाह। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित जुग्मों में से सुमेलित नहीं है को देखना है। संबलपुर, संबलपुर से सुरेंद्र शाही, सही है। गंजाम, राधा कृष्ण दंड सेना, ये विषय। कश्मीर, गुलाब सिंह, सही है। लखनऊ, लियाकत अली, नहीं। लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। जबकि लियाकत अली कहाँ से थे, इलाहाबाद से। लियाकत अली कहाँ से थे, इलाहाबाद से। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका डिस्कशन। मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 ईस्वी में तत्कालीन इलाहाबाद के चैल परगना के महागांव में हुआ था। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तत्कालीन इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, अतः इनका संबंध लखनऊ से नहीं था। ध्यान दीजिए 61, इनमें से किसी ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। कौन लिया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें नाना साहेब 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से लिया था। मौलवी अहमद उल्लाह फैजाबाद से लिया था। बेगम जीनत महल ये भी लिए थे, बेगम हजरत महल। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, नाना साहब के द्वारा। तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों के सभी विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प ई हो जाएगा, एक से क्या अधिक। आगे ध्यान दीजिए, (62) देखिएगा, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहेब कहाँ से था, नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर बख्त खां कहाँ से था, दिल्ली से। यहाँ देखिए नवाब हमीद अली खान, नवाब हमीद अली खान दिल्ली से था। मौलवी अहमद उल्लाह ये लखनऊ, जबकि मनीराम दीवान असम से था। मनीराम दीवान कहाँ से था, असम। लखनऊ में मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान किया था। 63 देखें, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है। तो देखिएगा झांसी 11 में 1857, ये क्या है, गलत है। जबकि लखनऊ से विद्रोह 4 जून 1857 ईस्वी को क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ। मेरठ से 10 मई 1857 को, बैरकपुर से 29 मार्च 1857 को, जबकि झांसी से जून 1857 को प्रारंभ हुआ। नोट कई संदर्भ पुस्तकों को छोड़िए। आगे देखें 64, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 65, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। 1857 का भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, कौन हो जाएगा, तो हैरसे था। कौन था, हैरसे। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के
विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैडसे और कमांडिंग ऑफिसर थे। 69 देखिए 1857 में किसने इलाहाबाद को तत्कालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। आगे 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी था। 1859 से 1865 ईस्वी तक रहा। आगे ध्यान दीजिए 71 निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? कौन नहीं था? सभी। कर्नल सेंट लेगर ये भी नहीं थे, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स ये भी नहीं थे, कर्नल बैलेस ये भी नहीं, किसी का नाम नहीं जुड़ा था। आगे ध्यान दीजिए 72 का 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? कमी थी। डिस्कशन देखिए इसका 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। आगे देखिए 73 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि इसमें क्या था? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। प्रयुक्त सभी सही है। ध्यान दीजिए डिस्कशन। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण क्या हैं? जिम्मेदार थे। 74 देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? एक बोल रहा है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये बात सही है। निम्नलिखित में से समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी क्या है? सही है। देखिए डिस्कशन 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई भी संबंध नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से
ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 75 अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आगे ध्यान दीजिए। 76 निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? कौन खोया था? तो जनरल नील खोया, मेजर जनरल हैवलॉक खोया और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों खोया था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने में के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 की उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई। 77 देखिए कथन का बोल रहा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये बात क्या है? सत्य है। कारण बोल रहा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व ने जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी क्या है? सत्य है। यानी का और का दोनों क्या है? सत्य है और इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे ध्यान दीजिए। 78 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने कहा? सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर। 79 आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने था? बी.डी. सावरकर ने कहा। बी.डी. सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 80 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। 81 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? तो बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। डिस्कशन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। आगे ध्यान दीजिए। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान था। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। 84 तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है किससे? आर.सी. मजमूदार से। आर.सी. मजमूदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजमूदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 85 देखिए किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन कहा था? आर.सी. मजमूदार। आगे 86 किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? कौन? डॉक्टर आर.सी. मजमूदार ही बोला था। देखिए आगे 87 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आर.सी. मजमूदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। आगे देखिए 88 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ये बोल रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ये सही है। आगे देखिए 89 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। डिस्कशन देखें 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया,
जिसके तहत एक भारत मंत्री, भारत का राज सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, 90 नंबर सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, ये पूरा किया। इसका डिस्कशन देखें। 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। आगे देखिए 91, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। 2, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। आगे ध्यान दीजिएगा, 92 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पीला आयोग था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बॉम्बे में यह अनुपात 1:3 था। लास्ट क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति का। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। कहाँ? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिकों अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। आज घटना चक्र 1857 समाप्त हो गया। आगे आप अन्य जन आंदोलन पढ़िएगा। अन्य जन आंदोलन में एक बार देख लीजिए। अन्य जन आंदोलन पूरा पढ़ लीजिएगा। अन्य जन आंदोलन को पूरा पढ़ लेना, 85 क्वेश्चन है। इसमें घटना चक्र ही चलेगा इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। जिनको भी घटना चक्र पढ़ना है, अभी आधुनिक भारत चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हैं और डेली पढ़ सकते हैं। जय हिंद।